हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंतर्गत पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इसके प्रत्येक सेट पेपर में हमने 50 क्वेश्चन को मेंशन किया है। ये 50 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे। ऑलरेडी चैनल पर आपकी 15 वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ये जो सीरीज है आपकी आने वाले एग्जाम लेखपाल, एसआई, कांस्टेबल, होम गार्ड, हेल्थ वर्कर, लेखपाल, बीडीओ, इवन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? लोक भवन, जन भवन, जनता भवन, जन आवास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2026 में ही ये नाम परिवर्तन किया गया है। राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम क्या था? राजभवन था पहले, अब उसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजभवन का नाम परिवर्तन करके अब जन भवन इसका कर दिया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझ लीजिए राज्यपाल से रिलेटेड, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका। ये जो जन भवन है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जन भवन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्थित है। बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर है आपका 155। 155 के आधार पर ही इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अगर हम वर्तमान में बात करें कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है, या फिर बात करते हैं कि राज्यपाल कौन है, क्योंकि ये राज्यपाल से संबंधित ही आपका क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल है आपकी आनंदीबेन पटेल। ये इनको भी आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपकी जो चीज़ें हैं कि राज्यपाल कौन होता है आपके एक राज्य के लिए, तो राज्यपाल आपका संवैधानिक प्रमुख आपका होता है। ये 4-5 कंसेप्ट हैं आपके जो आपको लर्न रहने चाहिए राज्यपाल के बारे में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजभवन का नाम परिवर्तन करके जन भवन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से की गई है। यह इसका दूसरा संस्करण है। प्रथम चरण में बिजनौर से गंगा सागर तक और सिंधु नदी में आकलन किया जाएगा। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियां और सुंदरवन का डेल्टा तथा उड़ीसा के तट पर आकलन किया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 से संबंधित है। ये भी व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। अब क्यों गलत नहीं है देखते हैं। अब देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट भी समझते जाइएगा। इसकी शुरुआत बिजनौर जिले से की गई है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका एडिशन आपका सेकंड है। प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग की जाएगी? तो बिजनौर से लेकर गंगा सागर तक और सिंधु नदी पर आपके आकलन किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र, गंगा की सहायक नदियाँ, सुंदरवन का डेल्टा और उड़ीसा के तट पर इसका आकलन किया जाना है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। वर्तमान में माघ मेले का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? मतलब वर्तमान में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान में माघ मेले का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रयागराज जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है। माघ मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन, ध्यान रखिएगा, साल के शुरुआती महीने यानी जनवरी और फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जो माघ मेले का जो नामकरण दिया गया है, इसे मिनी महाकुंभ के नाम से जाना गया है, मिनी कुंभ के नाम से इसका आधिकारिक बयान निकला हुआ है।
कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी आपके संगम के तट पर मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, संगम तट क्या है आपका, जहाँ पर आपकी गंगा नदी और यमुना नदी आपकी मिलती है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रयागराज जिले में वर्तमान में इसका मनाया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई, 1971, 1975, 1976, 1980, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले आपका आ चुका है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अब ये जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, तो देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके गंगा नदी के बारे में कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला प्रयागराज है। सरकार के द्वारा इसे नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम फिर से रीड कर लेते हैं, क्योंकि डीपली क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछे जाने हैं। यहाँ पर देखिए यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से आपकी प्रवेश करती है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यह उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर बहती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। राज्य के द्वारा सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला प्रयागराज है। आगे देखते हैं, सरकार के द्वारा इसे नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 में से कोई एक आंसर इसका होगा। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक तट वाला जिला प्रयागराज आपका नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सा जिला है सर्वाधिक गंगा तट वाला, तो वो जिला है आपका बदायूं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट पूछा था कि कौन सा इसमें गलत है। ये कितने किलोमीटर का यहाँ पर आपका क्या रखती है, एक गंगा तट रखती है, तो ध्यान रखिएगा ये 133 किलोमीटर का गंगा तट रखती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये प्रवेश करती है, तो एग्जिट कौन से ज़िले में करती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि ये बलिया ज़िले में एग्जिट करती है, बलिया ज़िले के बाद में चली जाती है ये बिहार में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक तरफ झील दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जिले दे रखे हैं, और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश PCS 2023 में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। मैंने थोड़े से ऑप्शन चेंज किए हुए हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका वहीं से लिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट हम निकाल रहे थे। झील दे रखी हैं, एक तरफ आपके जिला हैं, कीटम झील आगरा, देवरिया झील कन्नौज, सरसई नावर झील, औरैया, मदन सागर, महोबा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, क्योंकि जो ऑप्शन आपके 1, 2 और 4 दे रखे हैं वो सही है। कीटम झील आपकी आगरा में ही है, देवरिया झील कन्नौज में है, और मदन सागर आपकी महोबा में है। जबकि सरसई नावर झील आपके ये ऑलरेडी आ चुका है प्रश्न, ये औरैया में ना होकर कहाँ पर है, ये आपकी इटावा में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। रिहंद बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए यहाँ पे किससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो रिहंद बांध परियोजना है उत्तर प्रदेश की, उसके अंतर्गत कौन सा कथन आपका गलत है। इसका निर्माण रिहंद नदी पर 1963 ईस्वी में किया गया था। इसे गोविंद वल्लभ पंत बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। इसके बांध की ऊंचाई 91 मीटर की है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ललितपुर जिले में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके लिए आए तो उनको रीड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ढंग से। इसको दोबारा से हम रीड कर लेते हैं। रिहंद नदी पर 1963 में बना है, बिल्कुल ठीक है। इसे गोविंद वल्लभ पंत बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके बांध की ऊंचाई 91 मीटर की है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में है, तो ये गलत है, क्योंकि ये ललितपुर ज़िले में ना होकर कहाँ पर है,
ये आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। ये स्टेटमेंट आपका सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सही है 4। बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि जो राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना है किन 2 राज्यों की आपकी संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये योजना है। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का निर्माण कब किया गया था। तो हम बात करते हैं इस योजना का निर्माण आपका 75 ईस्वी में किया गया है। ये यूपी प्लस एमपी की आपकी संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पर बनी है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपकी बेतवा नदी पर आपकी बनी है। जब इसके बांध की ऊंचाई की बात की जाती है, कितने बांध की ऊंचाई है, तो ध्यान रखना है 43.80 मीटर इसके बांध की ऊंचाई है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना है कौन से ज़िले में है? उत्तर प्रदेश के में। तो जब ज़िले का बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर ज़िला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में आगरा नहर से सिंचाई नहीं की जाती? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? निम्नलिखित में से किस राज्य में आगरा नहर से सिंचाई नहीं की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4। आगरा नहर से आपके मध्य प्रदेश को यहाँ पे सिंचाई नहीं की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगरा नहर की हम बात करते हैं कि आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है। तो आगरा नहर का जो निर्माण किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि निकाली गई है, वो आपकी यमुना रिवर से आपकी निकाली गई है। इससे आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इनके साथ साथ आपको दिल्ली की भी सिंचाई यहीं से आपकी की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका 4। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके बांध मेटल दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपके जिले दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग कम हो गई है, तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। हीरा आपका बांदा है, सोना सोनभद्र है, प्लेटिनम ललितपुर है, संगमरमर मिर्जापुर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं आपके मैचिंग करते हैं, सब के सब आपके सही सुमेलित हैं। हीरा उत्तर प्रदेश में बांदा में पाया जाता है थोड़ा बहुत, सोना सोनभद्र में, प्लेटिनम ललितपुर में, संगमरमर आपका मिर्जापुर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन के लिए सोनराई क्षेत्र जाना जाता है? हीरा, सोना, तांबा, प्लेटिनम, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो किस धातु के उत्पादन की बात की जा रही है और ये क्षेत्र सोनराई क्षेत्र है कहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये जो सोनराई क्षेत्र है वो है कहाँ पर, उसके बाद ही आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब चीज़ों को आपको चीज़ें पता होंगी आंसर तभी आप निकाल पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो सोनराई क्षेत्र आपका दे रखा है वो आपके ज़िला पड़ता है मिर्ज़ापुर में। अब आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं कि सर मिर्ज़ापुर में क्या क्या मिलता है आपको। तो एक सेकंड गलत हो गया। सोनराई जो क्षेत्र है आपका वो ललितपुर में है। कहाँ पर है आपका? ललितपुर में है। और ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? आप सभी को पता है कि यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है, लेकिन सोनराई क्षेत्र पर्टिकुलर की बात की जा रही है तो ये जाना जाता है आपके तांबा प्रोडक्शन के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है?
हापुड़, भदोही, श्रावस्ती, महोबा, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, उत्तर प्रदेश का भदोही जो जिला है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल रखता है फॉरेस्ट में। जबकि अगर हापुड़ की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एरिया वाइज आपका सबसे छोटा ज़िला है उत्तर प्रदेश का, ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल इसका जो 660 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इसलिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला वन वाला, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भदोही। निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे उल्टा पूछ लिया गया है कि कौन सा आपका सुमेलित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, किशनपुर वन्यजीव विहार चंदौली, कतनिया घाट वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है वो आपका चंदौली में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव विहार है वो आपका लखीमपुर में स्थित है। कतनिया घाट जो वन्यजीव विहार है वो ललितपुर में ना होकर कहाँ पर है, आपका बहराइच में है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जो कतनिया घाट है वो कहाँ पर है, आपका बहराइच में है आपका। तो इसका मतलब क्या है, या तो ऑप्शन नंबर 4 होगा या 5 होगा, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, रानीपुर वन्यजीव विहार आपके चित्रकूट जिले में स्थित है। अब बात करते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार की। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सही का आंसर है, इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई है 1977 ईस्वी को। एरिया कितना है तो ध्यान रखिएगा 230 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। प्रतापगढ़, बलिया, एटा, मैनपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पहले भी यूपीपीसीएस में आ चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार किस जिले में आपका स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये बलिया जिले में आपका ये प्रतापगढ़ जिले में आपका स्थित है। क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। अब हम बात करते हैं कि सर इसकी स्थापना कब की गई है, एरिया कितना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से आता है। तो हम पहले बात करते हैं एरिया की, कि इसका टोटल एरिया कितना है। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा ही एरिया है। 4.27 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्थापना की जब हम बात करते हैं कि सर इसकी स्थापना कब हुई होगी, तो 2003 में इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है। लाख बेहोश पक्षी विहार, सेका झील पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा पक्षी विहार अलीगढ़ में आपका स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, सेका झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में स्थित है। अब हम बात करते हैं इसकी कि जो सेका झील पक्षी विहार है वो अलीगढ़ में स्थित है। कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है, तो ये आपका 0.4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बसा हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई है, तो 2016 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अदर की हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अदर ऑप्शंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लाख बेहोश पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके कन्नौज जिले में, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं सांडी पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये आपका हरदोई में है। इसके बाद है आपका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट भी है, पहले पूछा जा चुका है। चंद्रशेखर पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके उन्नाव जिले में। अब उन्नाव जिले में पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसका ओल्ड नेम भी आप याद कर लीजिएगा। इसका ओल्ड नेम है नवाबगंज पक्षी विहार।
तो इसलिए ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिया जाता है। हो सकता है कि ओल्ड नेम से भी आपसे पूछ ले। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, आपका पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है शेखा झील पक्षी विहार। अयोध्या से गाजीपुर तक किस नदी जल मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 40 घोषित किया गया है? गंगा, यमुना, सरयू, सोन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका एक ऐसा नदी जल मार्ग है जो अयोध्या से लेकर गाजीपुर तक जाता है, और कौन सी नदी पर वो बना हुआ है जिसे हमने राजमार्ग 40 घोषित किया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अयोध्या से कौन सी नदी गुजरती है। अयोध्या से गुजरती है आपकी सरयू नदी। तो ये सरयू नदी को ही हमने राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 40 दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सर ये कितने किलोमीटर की लेंथ में बना हुआ है, क्या पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बोर्ड का कुछ भी अता पता नहीं है। तो आपको लेंथ भी आपको लर्न रहनी चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 340 किलोमीटर की लेंथ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, सोनभद्र, महुआ, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? यहाँ आपसे बात की गई है आपके जनगणना 2011 की उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है आपका, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, महुआ जिला सबसे छोटा जिला है आपके नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। वहीं अगर आपसे बात करते हैं लार्जेस्ट जिला की यानी सबसे बड़े जिला की, क्या पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपसे पूछने के लिए। तो उस केस में आपको याद रखना है कि सर उस केस में आपका प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की कि उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन कितनी है यूपी की। तो ध्यान रखिएगा, A to Z पॉइंट पता होना चाहिए। 19,98,12,341 इसकी क्या है? टोटल पॉपुलेशन है। इसी तरह के और ज़्यादा फैक्ट पढ़ने के लिए आपके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो 26 जनवरी को अपलोड की हुई है। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी कंसेप्ट आपके पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चंस A to Z यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर हाल में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई? 1956, 1957, 1958, 1959 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है? बात की गई है आपके उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1957 ईस्वी में उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। अब संस्कृति विभाग की स्थापना के साथ साथ इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, रोहिलखंड और भोजपुरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे कम मुस्लिम आबादी है? सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, महुआ, इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बहुत जनसंख्या जनगणना 2011 पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, ललितपुर में सबसे कम मुस्लिम आबादी है उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं कि सर लार्जेस्ट आबादी कौन से वाले ज़िले में है? सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा ज़िला है? जैसे ये तो हमारा मिनिमम वाला ज़िला हो गया, मैक्सिमम आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तब उस केस में क्या आंसर रहने वाला है? ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन में आपका पूछा जा रहा है, ना कि आपका परसेंटेज में। उस केस में आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये भी देखने की चीज़ है और देखना पड़ेगा। उस केस में सही आंसर है आपका रामपुर। तो ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। ललितपुर और रामपुर आपको याद रखना है। ललितपुर में आपके मोर देन आपके 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक किसे माना जाता है? ललित, मोहन सेन, असित कुमार हल्दर,
उस्ताद फैजान हुसैन, वाजिद अली शाह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ चित्रकला शैली का जनक किसे कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, असित कुमार हल्दर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में गुप्तकालीन देवगढ़ जिला स्थित है। झांसी, कानपुर, गाजीपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि कल्चर की बात की गई है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो देवगढ़ का मंदिर है, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में देवगढ़ मंदिर आपका स्थित है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो इस केस में आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो जो मंदिर है वो कौन सा है, गुप्तकालीन मंदिर है, अर्थात गुप्त जो राजा हुए थे उनके द्वारा उसे बनाया गया होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, झांसी जिले में आपका गुप्तकालीन मंदिर देवगढ़ मंदिर आपका बना हुआ है। यहाँ से 2 क्वेश्चन और आते हैं, वो भी समझ लीजिए गुप्तकालीन से ही। एक तो आता है कि भीतरी गांव का मंदिर कहाँ पर है, तो वो कानपुर में आपका स्थित है। भीतर गांव का जो गुप्तकालीन टेम्पल है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेम पैटर्न पर आपके पूछे जाते हैं। ये गाजीपुर में भी एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है भीतरी, ये भी आपका इसी तरह से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, याद कर लीजिएगा। देवगढ़ पूछा जाए तो झांसी है आपका, भीतरी गांव पूछा जाए तो आपका कानपुर, और भीतरी पूछा जाए तो आपका गाजीपुर। तीनों के तीनों आपके गुप्तकालीन में बने हैं। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आपकी स्थित है। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी, अटाला मस्जिद की, कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में ये बनी हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा, 5 होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर बनी हुई है। अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर आपके ज़िले में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जौनपुर ज़िले को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले को सिराज-ए-हिंद के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ध्यान रखना है, अटाला मस्जिद है, ये उस समय मध्यकालीन इतिहास में किसके लिए जाना जाता है, तो ये उस समय आपका एक शिक्षा का केंद्र हुआ था। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं लिंगानुपात की, तो वर्तमान में जो लिंगानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम लिंगानुपात आपका यहीं पर है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 1024। तो इस तरह जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 5। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किस घराने से है। लखनऊ, आगरा, बनारस, किराना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, वो पूछा गया है सिद्धेश्वरी देवी जी से संबंधित है, किस घराने से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इनका संबंध किससे है, बनारस घराने से है। अब हम बात करते हैं कि ये किससे संबंधित हैं आपकी सिद्धेश्वरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी एक ठुमरी गायिका हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले आपका आ चुका है कि ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी संबंध किनसे है, तो उनका संबंध बनारस से है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठुमरी गायिका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, बनारस। प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है। आगरा, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष के फरवरी महीने में आयुर्वेद मेले का जो सेलिब्रेशन है या फिर कह सकते हैं कि आयोजन है, कहाँ किया जाता है, उत्तर प्रदेश के एक जिला है झांसी, जिस जिले में आपका उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन प्रत्येक फरवरी मंथ में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मेले का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। जल विहार मेला, कालिंजर मेला, शाकंभरी देवी मेला, गोविंद साहब का मेला या इनमें से कोई नहीं। चारों के चारों मेले इम्पोर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जल विहार मेले का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है।
जबकि जो अलग अलग ऑप्शन है उन्हें भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके। कालिंजर जब भी मेले की बात की जाएगी तो आपको पता है कि कालिंजर के किले में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। वहीं शाकंभरी देवी के मेले की बात की जाती है कि सर शाकंभरी देवी का मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो ये आपके सहारनपुर में आपका किया जाता है। और सहारनपुर में कब किया जाता है, तो ये आपके नवरात्रि के समय आपका इसका आयोजन किया जाता है। वहीं गोविंद साहब मेले की बात करते हैं कि सर इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है और कब किया जाता है, क्या इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। आपके गोविंद साहब मेले के आयोजन कहाँ पे आपका किया जाता है, तो ध्यान रखना है अंबेडकर नगर में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अंबेडकर नगर में इसका आयोजन आपका किया जाता है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। मुस्लिम और हिंदू एकता का प्रतीक सुलह-कुल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल मेले का महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसका आयोजन आपके प्रत्येक वर्ष आगरा में किया जाता है। कब इसका आयोजन किया जाता है, रेफरेंस क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कब किया जाता है, तो इसका आयोजन आपके प्रत्येक फरवरी महीने में आपका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो इसका शुरुआत थी किसके द्वारा कराई गई, तो ध्यान रखिएगा जो सम्राट अकबर था उसके द्वारा इसकी शुरुआत कराई गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आगरा जिला, जो कि आपका यमुना नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी, 1972, 1974, 1975, 1976 या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश चलचित्र की बात की जा रही है, यानी जो मूवी वगैरह आती हैं टीवी की बात की जा रही है कि उसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 ईस्वी में की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाता है, मेरठ, नोएडा, सारनाथ, फर्रुखाबाद, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्टेंट है आपका। बुद्ध महोत्सव की बात की जा रही है कि आयोजन आपका प्रत्येक वर्ष कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 3, सारनाथ में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे जो सारनाथ से संबंधित क्वेश्चन कंसेप्ट समझ लीजिए। सारनाथ बेसिकली आपका वाराणसी जिले में आपका स्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको लर्न रहनी चाहिए। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, सारनाथ। अमीर खुसरो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, एटा, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कासगंज में इसका आयोजन किया जाता है। कासगंज में भी कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना है कासगंज में जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, पटियाली जगह पर इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं हम अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो को हम तोता ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किसमें योगदान दिया था, तो ध्यान रखना है खड़ी बोली में इनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी की कुछ उपभाषाओं को दिया गया है, जिसमें पूछा गया कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं जिनमें आपकी एक सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, गढ़वाली आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियों में नहीं आती। जबकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसके पार्ट है, आपके पूर्वी हिंदी के पार्ट है। जबकि गढ़वाली किसका पार्ट है, आपका गढ़वाली कहाँ बोली जाती है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी पहाड़ी भाषा का एक स्वरूप है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4, क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश में भी नहीं बोली जाती, बोली जाती है आपके उत्तराखंड में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2015 का कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एस ने 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 4, 5, 6, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 5 इसकी बोलियां हैं। अब वो बोलियां कौन कौन सी हैं, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिमी हिंदी की बात की जा रही है तो सिंपल सा लॉजिक है कि पश्चिम में बोलने वाली भाषाएं इसकी पार्टिसिपेट करने वाली होंगी। तो नंबर 1 पर आती है आपकी खड़ी बोली, दूसरे नंबर पर आती है आपकी यहाँ पर ब्रजभाषा, तीसरे नंबर पे है आपकी बांगरू, चौथे नंबर पर है आपकी बुंदेली और 5वें नंबर पर है आपकी कन्नौजी। ये जो सभी भाषाएं हैं वो किससे संबंधित है? आपके पश्चिम से संबंधित हैं। अब देखिए इनके रेफरेंस में भी समझ लीजिए, ये जो खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ वाला जो क्षेत्र है आपकी उसमें बोली जाती है खड़ी बोली। वहीं प्रयागराज की बात ब्रजभाषा की बात करें तो जो आपका मथुरा का क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। बांगरू की अगर हम बात करें तो जो हरियाणा से आपकी सीमा लगी हुई है उससे बोली जाती है। बुंदेली तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जो भी आपके पश्चिमी क्षेत्र में बुंदेलखंड का जो आता है। कन्नौजी की बात करें तो ये कन्नौज वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो सही आंसर क्या है इस प्रकार? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। पर्यटन विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? 1972, 1973, 1974 या इनमें से कोई नहीं। पर्यटन विकास निगम की बात की जा रही है कि इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश के कब की गई है? तो वो सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 3, 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर है। रीज़न क्या आता है इसका? तो ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। लेकिन क्या इंक्रीज़ करना है? तो टूरिज़्म को इंक्रीज़ करना है, अर्थात आपके टूरिस्ट जो भी आए या टूरिज़्म जो भी आए आपको उसे इंक्रीज़ करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की बात की जा रही है कि जो आनंद भवन है काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है आपका, कि ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये प्रयागराज जिले में स्थित है आपका आनंद भवन। ये जो आनंद भवन है वो किससे संबंधित है? तो जो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे ये संबंध रखता है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। निम्नलिखित में से वाराणसी में स्थित नहीं है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे जाएंगे कि कौन सा जो चीज़ें दे रखी हैं, टेम्पल दे रखे हैं, मंदिर दे रखे हैं, घाट दे रखे हैं कि इनमें से वाराणसी में नहीं है। भारत माता का मंदिर एकमात्र मंदिर है जो आपका वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बिल्कुल स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो रानी होलकर बाई के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है गंगा के 80 घाट भी यहाँ पर स्थित हैं। भारद्वाज आश्रम और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, भारद्वाज आश्रम आपका वाराणसी में आपका स्थित नहीं है। अब बात आ जाती है कि सर तो भारद्वाज जो आश्रम है वो कहाँ पर आपका स्थित है? तो भारद्वाज आश्रम स्थित है आपके प्रयागराज में। तो इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बेगम समरू, यहाँ पे समरू लिख लीजिएगा। बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च मदर मैरियम का निर्माण किस जिले में कराया गया था? मेरठ, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या इनमें से कोई नहीं। तो बेगम समरू के द्वारा, इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस कई बार पूछ चुकी है, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया जिसका नाम है मदर मैरियम। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में कराई गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मेरठ ज़िले में इसकी स्थापना कराई गई है। हो सकता है कि मेरठ के नाम से ना आए,
आपसे बोल दे कि सरदना में बनाई गई है, कहाँ पे बनाई गई है ये, तो ये सरदना आपकी एक तहसील है। कहाँ की तहसील है आपकी, कस्बा है मेरठ का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 मेरठ। प्रसिद्ध संत कबीर की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, मगहर, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, इनमें से कोई नहीं। मोस्टली सभी लोग जानते ही होंगे कि जो संत कबीर नगर है, आपके संत कवि हैं, उनकी जो समाधि है वो कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 मगहर में इनकी समाधि स्थित है। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऐसा कहा जाता था कि मगहर में मरने वाले लोग हमेशा नरक में जाते हैं, तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए ये यहीं पर अपने अंतिम सांस यहाँ पर ली थी, अर्थात यहाँ पे क्या हुई है, इनकी डेथ हुई है। लेकिन अगर आपकी बॉर्न की बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना है इनका जन्म आपके वाराणसी शहर में हुआ है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, मऊ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 गाजीपुर में इनकी समाधि स्थित है। अब बात करते हैं इनकी डेथ कब हुई थी, तो ध्यान रखना है इनकी डेथ उत्तर प्रदेश में ही हुई है 5 अक्टूबर 1805 को। किसके कारण हुई थी, तेज बुखार आने के कारण आपकी इनकी मृत्यु हुई है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 गाजीपुर में आपकी इनकी समाधि स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे अवला नहीं है, क्या है ये, अमला नहीं है, सॉरी आंवला है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 प्रतापगढ़ को आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका यहीं पर होता है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखना है सई नदी के किनारे आपका बसा हुआ शहर है। वहीं प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज को आप सभी को पता है कि संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर को आप जानते हैं कि गोरखपुरी कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो गोरख हैं वो यहीं पर रहे हैं। लखनऊ को आप सभी को पता है कि आपको नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से गुरु रविदास का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपके कि गुरु रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्योंकि जो भी आपकी फेमस पर्सनैलिटी हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट संत महात्मा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपके संत हैं रविदास, उनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखिए जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर 1, इनका जन्म वाराणसी जिले में आपका हुआ है। वाराणसी जिले में कब हुआ है इनका जन्म, तो इम्पोर्टेंट है आपका ध्यान रखना है 1377 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है वाराणसी जिले में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। गालिब साहब हमेशा की शायरी वगैरह के लिए आप जानते ही होंगे, हमेशा सुनते भी होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे। तो मिर्जा गालिब का जो जन्म है कहाँ पर हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आगरा ज़िले में इनका जन्म हुआ है। और आगरा ज़िले को आप भली भांति जानते हैं कि ये आपका कहाँ पर स्थित है, यमुना के किनारे पर आपका स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी 1504 ईस्वी को की गई है। किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और जो फैक्ट आपको याद रखने हैं यहाँ पर, वो रखने हैं आपके मॉन्यूमेंट से, यानी यहाँ पर कौन कौन स्थित है। तो यहाँ पर आपका सर एक ताजमहल स्थित है, यहाँ पर आपका अकबर टॉम्ब स्थित है, और यहाँ पर स्थित है आपका बुलंद दरवाज़ा।
यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिए। बुलंद दरवाजा के पास में, फतेहपुर सीकरी के पास में एक आपका पंचमहल भी है, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साक्षर भारत कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? अक्टूबर 2008, अक्टूबर 2009, दिसंबर 2008, दिसंबर 2009 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, जिसका नाम है साक्षर भारत कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा 2, अक्टूबर 2009 में ये प्रारंभ किया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन आगरा से हुआ था? प्रताप, सरस्वती, आज, उजाला, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन आगरा से आपका हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चन पत्रिका तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और वहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, उजाला जो पत्रिका है उसका संपादन आगरा से हुआ है। कब हुआ है इसका संपादन? तो ध्यान रखना है, ये आपकी एक हिंदी पत्रिका है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और संपादन कब हुआ है? तो 1948 ईस्वी में। अदर की बात करते हैं कि सर ये प्रताप पत्रिका है, इसका संपादन कहाँ से हुआ है? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल आ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी, इसका संपादन आपका कानपुर से आपका हुआ है। वहीं अगर सरस्वती की बात करते हैं तो इसका संपादन कहाँ से हुआ है? क्या क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं। संस्कृत जो आपकी क्या है, हाँ सरस्वती पत्रिका है, इसका संपादन प्रयागराज से होता था पहले। और वहीं अगर हम आज पत्रिका की बात करें, सर आज का कहाँ से सर्वप्रथम हुआ है? तो ये वर्तमान में आपके वाराणसी जिले से इसका संपादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई? 24 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2019, 24 जनवरी 2020 या इनमें से कोई नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की बात की जा रही है कि कब इसको प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका प्रारंभ आपका 24 जनवरी को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? कि जितने भी आपके देसी जो प्रोडक्ट होते हैं, देसी जो उत्पाद होते हैं, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, उन्हें नई पहचान मिल सके। जैसे कांच की चूड़ियाँ मोस्टली कौन सी सिटी आपकी फेमस है? तो वो है आपकी बेंगल्स के लिए फिरोजाबाद। इस तरह से आपको किया गया है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितने किलोमीटर की है? 150 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 175 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसकी लगभग में लंबाई कितने किलोमीटर की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 165 लगभग किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्योंकि जो एज इट इज़ लंबाई है, एग्जैक्ट लंबाई है, वो कितनी है? कुछ पॉइंटों में है 165.53 किलोमीटर के समथिंग है। अब ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है आपके आगरा ज़िले से। कहाँ तक जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा शहर को जोड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 4 जिलों से होकर आपका ये गुजरता है। इस प्रकार सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जिला टेराकोटा उत्पादन के लिए जाना जाता है? गोरखपुर, कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा जिला है जो टेराकोटा उत्पादन के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गोरखपुर आपका है जो टेराकोटा के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो इसे हम चमड़ा उद्योग के लिए जानते हैं। दूसरा हम इसे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये चीज़ में भी आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम आगरा की बात करते हैं तो इसे भी हम पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। पेठा के लिए जानते हैं, टूरिज़्म के लिए जानते हैं क्योंकि ताजमहल है यहाँ पर, और चमड़ा उद्योग तो यहाँ पर है ही है। वहीं अगर हम फिरोजाबाद की बात करते हैं तो इसे हम सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं।
क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बेंगल्स है, दुनिया की सबसे अच्छी बेंगल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। बेंगल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिंदी उत्पादन के लिए जाना जाता है? बलिया, बरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ओडी ओपी वाली योजना से, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि कौन सा जिला आपका बिंदी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, बलिया जिला है जो बिंदी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अब जो बलिया जिला के बारे में कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि बलिया जिला है उसका सबसे ईस्ट जिला है आपका यूपी का, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिकनकारी और जरदोजी की हस्तकला के लिए जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्रकला है आपकी चिकनकारी और जरदोजी हस्तकला। कौन सा जाना जाता है? आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? गोंड, खरवार, थारू, सहेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सर्वाधिक जनजाति की बात की गई है कि कौन सी जनजाति पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गोंड जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में वो सर्वाधिक पाई जाती है। गोंड जनजाति के बाद में कौन सी जाति पाई जाती है, एक एक करके हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो है आपकी गोंड जनजाति, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाती है। उसके बाद जो पाई जाती है वो है आपकी खरवार, और खरवार के बाद कौन सी पाई जाती है, तो वो है आपकी थारू। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किसान उदय योजना कब प्रारंभ की गई? दिसंबर 2016, दिसंबर 2017, दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात किसकी की गई है? बात की गई है किसान उदय योजना की, कि इस योजना को कब प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दिसंबर 2017 में किसान उदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन आपके 101% आपके पूछे जाते हैं। तो इसका जो उद्देश्य वो है आधुनिकीकरण उपकरण उपलब्ध कराना, यानी एग्रीकल्चर के लिए क्या करना है, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना, इसका क्या है, उद्देश्य है आपका। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, दिसंबर 2017 में इसको प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधायक नीति योजना के तहत, देखिए यहाँ पे विधायक नीति नहीं है, विधायक निधि है। क्या है शब्द है? उत्तर प्रदेश में आपके विधायक निधि योजना के अंतर्गत एक विधायक को प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में यानी डेवलपमेंट कराने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाते हैं? 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये योजना प्रारंभ की गई है आपके 1998 ईस्वी में। वहीं आपके सांसद को भी दिए जाते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। क्या सांसद को अपने क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? बिल्कुल दिए जाते हैं। सांसद को भी आपके 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और ये दिए जाते हैं MP लैड के अंतर्गत। एक योजना है MP लैड्स, जिसकी शुरुआत 1993 ईस्वी को की गई थी फॉर MP। विधायक के लिए 5 करोड़ 1998 में ये प्रारंभ की गई है। इस प्रकार से आज के हमारे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। जाते जाते इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, जिन बच्चों को आपके जनगणना 2011 जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है वो पढ़नी है, प्लस जितनी भी आपकी जनसंख्या नीतियाँ हैं, क्या हैं आपकी जनसंख्या नीतियाँ हैं, स्पेशली कौन सी नीति है जो लास्ट ईयर यानी 2021 में आई थी,
जनसंख्या नीति 2021-30 उसके सभी डिटेल वीडियो आपकी ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या नीति से संबंधित क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। आपके ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कमेंट बॉक्स ओपन कर रखा है, अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो। आप सभी का धन्यवाद आज के लिए।